Hi, today is quiz number 26 for Civil Services Examination Prelims 2021, 10th of October. Let us begin. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी का भी पहला सवाल है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इससे एक सवाल जरूर आएगा। फंडामेंटल राइट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। They limit the authority of the government and arbitrary laws of the legislature. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि गवर्नमेंट आर्बिट्ररी लॉ लेजिस्लेचर ऐसा बना नहीं पाए। इज इट ट्रू? दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 and आर्टिकल 21. They secure vital political rights to the citizens of India. So you have to tell which of the above statement are correct. तो इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला जो सवाल है, पहला जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली ट्रू है। फंडामेंटल राइट्स में नेगेटिव अंडरटोन होता है। ये स्टेट्स की आर्बिट्ररी पावर को चेक करके रखते हैं, स्टेट की अथॉरिटी को, कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स है। स्टेट अगर रॉन्ग डूइंग करेगा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दे कैन बी सस्पेंडेड, यस, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड हो सकते हैं बिकॉज ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है। बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सस्पेंड नहीं होते हैं इवन जब नेशनल इमरजेंसी एप्लीकेबल है। दे सिक्योर वाइटल पॉलिटिकल राइट्स, यस, फंडामेंटल राइट से वाइटल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नागरिक को, इसीलिए ये मूलभूत अधिकार कहे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। सो द राइट आंसर इज डी। मेक दिस वन हैबिट कि जब भी आप अभी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज के सवाल कर रहे हो, एनीवेयर जो भी प्रश्न पढ़ना है ना, तो जिस तरीके से पिछले 25-26 दिन में हमने प्रैक्टिस अपनाया है, हर लाइन को धीरे धीरे पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, हर शब्द को देखना है। प्लेंटी ऑफ टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने में, सो यू हैव टू रीड केयरफुली। सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी, ओके, 2-3 क्वेश्चन ज्यादा सही होंगे। सो मेक दिस हैबिट। तो यहाँ राइट आंसर है डी, सारे के सारे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, the parliament cannot amend which of these provisions that form the basic structure of the constitution. Basic structure of the constitution. तो पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, कैन नॉट अमेंड। तो आपको बताना है इनमें से बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है? वेलफेयर स्टेट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है? जुडिशियल रिव्यू, इज दिस अ बेसिक स्ट्रक्चर? सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है? सो जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, केशवानंद भारती केस ने बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ लाती है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायर, तो कैन नॉट अमेंड। तो ये जो 4 पॉइंटर्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों के चारों क्वालिफाई करते हैं एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। समटाइम्स प्रश्न सॉल्व करते वक्त हमें पहले दूसरे में ही लगता है यही सही है, स्टिल ये हैबिट बनाना है कि प्रश्न पूरा पढ़ना है, चाहे आपको बहुत इजी लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट स्टिल give respect to each and every question. Read it carefully, slowly and completely. So this is D. 1, 2, 3, 4. Third, consider the following statements regarding Lok Sabha. Lok Sabha. तो अब लोक सभा स्पेसिफिक सोचना है हमें। लोक सभा हैज अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर। लोक सभा 5 साल की होती है। आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे लोक सभा डिसॉल्व हो जाएगी। बीच में इसको बढ़ा के 6 का प्रोविजन किया था बट वो फिर वापस 5 हो गया। राज्यसभा नहीं होती है बट लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। वंस द लोकसभा इज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टेन्योर, द डिसॉल्यूशन इज इररिवोकेबल। मतलब अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई 5 के बजाय 3 साल में, तो उसको वापस आप रिवाइव नहीं कर सकते। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा।
तो नेशनल इमरजेंसी में भी बाद में चेंज हुआ कि रिटन कॉम का लेटर आना चाहिए प्रेसिडेंट को, तब जाके वो नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। दिस इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, सो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली ट्रू है, 5 साल का टर्म होता है, टर्म जैसे ही कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लोकसभा एक बार डिसॉल्व हो गई, चाहे वो 2 साल 3 साल में, तो उस लोकसभा को आप दोबारा नहीं इलेक्ट कर सकते हो, आपको नई लोकसभा ही चुननी पड़ेगी, तो इररिवोकेबल होगा। ट्रू ट्रू। यहां रिवोकेशन लिखा था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो इमरजेंसी को लगाना मुश्किल है पर हटाना मुश्किल नहीं है। इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा ऑल्सो एक स्पेशल सेशन बुला के रिक्वेस्ट कर सकती है कि इमरजेंसी के बारे में सोचें, बट रेवोकेशन है ना, वो प्रेसिडेंट जस्ट लाइक दैट भी कर सकते हैं। एक फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑर्डर से रेवोकेशन ऑफ दिस नेशनल इमरजेंसी इज पॉसिबल। दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव टू लोकसभा। सो करेक्ट क्या हुआ? बी। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। ओके। Consider the following statements regarding the appointment of Chief Minister. Appointment of Chief Minister. The Constitution contain specific procedure for the selection and appointment of the Chief Minister. पिछले 1-1.5 साल में जो Chief Minister का appointment है, इसमें बहुत ज़्यादा political activities हुई है, तो probable question है Chief Minister से आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा कोई प्रोसीजर लिखा है कि सिलेक्शन अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर शुड बी इलेक्टेड सेलेक्टेड फ्रॉम द लोअर हाउस, मतलब कि जो विधानसभा है, राज्य स्तर पे विधानसभा से ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये मुद्दा भी काफी न्यूज में रहा था कि चीफ मिनिस्टर विधानसभा से ही होना चाहिए या विधान परिषद से भी आ सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर वगैरह नहीं दिया है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर को जो लगेगा सही वो उसका डिस्क्रिशन है, जिसको मेजॉरिटी है उसको फर्स्ट इनवाइट करेंगे। सो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है, बड़ा रिलैक्स्ड है, गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है। देन जो सेकंड स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में भी लोअर हाउस नहीं, अभी हाल की डेट में चीफ मिनिस्टर विधान परिषद से भी आ रहे हैं, तो लोअर हाउस नहीं, अपर हाउस ऑफ स्टेट से भी चीफ मिनिस्टर आ सकता है। पूछा इनकरेक्ट था। सो द राइट आंसर हियर इज सी। ये भी गलत, ये भी गलत, तो बोथ 1 एंड 2 ये दोनों गलत है, इनकरेक्ट। ओके, सो दिस इज दिस। हर प्रश्न को ना उसके मेरिट के हिसाब से खेलना है, मेरिट के हिसाब से। टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, प्ले अकॉर्डिंग टू मेरिट। प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए कि मैं 80 ही अटेम्प्ट करूंगा, 90 ही अटेम्प्ट करूंगा। नो, जैसा पेपर है, जैसा सवाल है, अकॉर्डिंग टू मेरिट यू हैव टू अटेम्प्ट। Starred question is not called for oral answer in the house and no supplementary question can be asked thereon. तो सवाल होते हैं पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव की। स्टार्ड क्वेश्चन उनमें ऐसे चिन्हित लगा रहता है, तारांकित होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन इज नॉट कॉल्ड फॉर ओरल आंसर इन द हाउस एंड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड देयर ऑन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो पहला जो है वो स्टार्ड है। अब इसको याद करने का तरीका ऐसा कर सकते हैं कि स्टार है, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज देते हैं, तो जब भी स्टार्ड क्वेश्चन आएगा ना उसका ओरल आंसर आएगा, रिटन आंसर नहीं होगा। नॉन स्टार्ड क्वेश्चन का रिटन आंसर होगा। और जब आप ओरल आंसर दे रहे हो, मतलब काइंड ऑफ वाइवा चल रहा है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगा। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन स्टार्ड क्वेश्चन में आएंगे। जो रिटन है उसमें सप्लीमेंट्री नहीं आएंगे। मेंस लिख दिया उसमें सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, बट इंटरव्यू में ओरल हो रहा है तो सप्लीमेंट्री होगा। तो स्टार्ड क्वेश्चन इज नॉट कॉल्ड फॉर ओरल आंसर, ये हो गया गलत। स्टार्ड में ओरल होगा और सप्लीमेंट्री भी होगा। नॉन स्टार में रिटन होगा और सप्लीमेंट्री नहीं होगा। बाकी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन तो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है। सो राइट क्या हुआ यहाँ पे? ऑप्शन राइट हुआ 1 ओनली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। एक भी स्टूडेंट गलती नहीं करेगा नॉट और इनकरेक्ट में। एग्जाम में ऐसा होता है, 1 या 2 सवाल गलत हो जाते हैं, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। इनकरेक्ट, मेक इट हैबिट। इनकरेक्ट यहाँ पे तुरंत एनसर्कल करना है। ओके, सो दिस इज ए ओनली। ये इनकरेक्ट है तो कोड ये करेक्ट हो गया, 1 ओनली। और दूसरा, गोला भरते वक्त भी गलती नहीं करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 75 क्वेश्चन का बी करना था और 76 में उन्होंने बी मार्क कर दिया, फिर वो परेशान हो जाते हैं, वाइटनर वगैरह मांगते हैं। नो, दिस इज अ क्राइम, ये नहीं करना है, गोले सही भरने हैं। देन ए, 1 ओनली।
अब जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरस मिनरल, ये ज्योग्राफी है। फेरस, तो मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, फेरस होता है और नॉन फेरस होता है। तो फेरस मिनरल क्या होगा, Fe मतलब आयरन, बॉक्साइट आयरन और कॉपर मैंगनीज। इनमें से फेरस मिनरल्स क्या है, आंसर बॉक्साइट आयरन और कॉपर मैंगनीज। तो आयरन ओर में तो होगा ही फेरस, तो 2 तो होना ही चाहिए, तो 2 सब जगह है। सो द राइट आंसर हियर इज आयरन ओर भी है, मैंगनीज भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है। निकल वैसे भी मैग्नेटिक, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन ओर, इन सब में दिस आयरन है, Fe। तो ये क्या होते हैं, फेरस मिनरल होते हैं। तो राइट आंसर इज 2 and 4, आयरन और मैंगनीज। कॉपर इज नॉन फेरस, वी नो दैट कॉपर इज नॉन फेरस। बॉक्साइट इज ऑल्सो नॉन फेरस, एल्यूमिनियम। सो आयरन ओर और मैंगनीज आर फेरस मिनरल। सो द राइट ऑप्शन इज डी, करेक्ट पूछा था। सेवेंथ, which of the following activities belong to the quaternary activities in an economy? Quaternary activities in an economy, एक्टिविटी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, फिर टर्जरी होती है, फिर क्वार्टरनरी होती है, इस टाइप से। प्रोडक्शन एंड डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का डिसैमिनेशन, इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन, R&D, मेडिकल टूरिज्म। तो क्वार्टरनरी क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो डायरेक्टली डायरेक्ट जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी में मतलब रॉ मटेरियल से थोड़ा प्रोसेसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। देन टर्जरी एक्टिविटीज में आता है सर्विसेज, और मेडिकल टूरिज्म क्या होगा, टूरिज्म इज अ सर्विस, तो मेडिकल टूरिज्म होगा टर्जरी एक्टिविटी। टर्जरी एक्टिविटी के भी ऊपर होती है दिस क्वार्टरनरी एक्टिविटी, जिसमें डिसीजन मेकिंग, R&D एटसेट्रा होता है। सो द राइट आंसर हियर इज सी। सी मतलब 1 and 2। मेडिकल टूरिज्म क्या होगा, सर्विस एक्टिविटी होगा, सर्विस एक्टिविटी। ओके। द टर्म सब अर्बनाइजेशन रेफर्स टू, सब अर्बनाइजेशन, movement of population from urban area to rural area, movement of people from central urban area to satellite communities, population shift from rural to suburbs, reduction of population in lower tier city, second tier, third tier city। सब अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, सब अर्बनाइजेशन मतलब जैसे ये शहर है दिल्ली, दिल्ली के पास में एक छोटा सा टाउन बन गया नोएडा, सैटेलाइट टाउन बन गया, इधर बन गया गुड़गांव, तो ये कहलाएगा सब अर्बनाइजेशन। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल अर्बन एरिया टू सैटेलाइट कम्युनिटीज, सैटेलाइट कम्युनिटीज। सो द राइट आंसर इज बी। ये जो सवाल होते हैं ना, ये अगर हम प्रेशर में नहीं लिख रहे, एग्जाम एटमॉस्फेयर में नहीं लिख रहे, टाइम बाउंड मैनर में नहीं लिख रहे, तो पेपर बड़ा आसान लगता है, सवाल बड़े आसान लिखते हैं। रियल डील होता है एग्जाम में परफॉर्म करना, तभी हम ये 25 क्वेश्चंस 25-30 मिनट पे रियल टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इससे आप उस एग्जाम मोड में होगे। सो दिस इज एसेंशियल, परफॉर्मेंस बेटर होता है। और एग्जाम में कोई आइडियल कंडीशंस भी नहीं होगी, बार बार इन्विजिलेटर आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, डिस्टर्बेंस होगा। सो प्रिपेयर योर सेल्फ कि कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं रखना है, फोकस बनाए रखना है पूरे 120 मिनट में। ओके, दीज थिंग्स हेल्प। प्रैक्टिसेस दैट इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इंक्लूड, ये नेक्स्ट है। ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल में कौन सी प्रैक्टिसेस हम करेंगे जिससे बढ़ जाए ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। लीविंग क्रॉप रेसिड्यूज इन द फील्ड, मतलब जो जैसे स्टबल ही है, इस टाइप के जो रेसिड्यू बच गए उनको छोड़ दो वहीं पे, क्रॉप को वहीं पे लेफ्ट अलोन। फ्रिक्वेंट टिलेज, मल्चिंग, ग्रोइंग कवर क्रॉप्स, मल्चिंग मतलब ऐसे ऊपर एक लेयर इनका क्रॉप रेसिड्यू एटसेट्रा ही छोड़ दिया, कवर क्रॉप लगा दिया जो सॉइल को कवर करके रखी है। तो इनसे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, मल्चिंग से ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा। कवर क्रॉप्स लगी हुई है तो वो भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएगी। क्रॉप रेसिड्यू भी अगर आपने छोड़ दिया है तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ाएगी। टिलेज का मतलब होता है जुताई, आप बार बार जुताई कर रहे हो खेत की, तो उससे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होगा ना कि बढ़ेगा, तो इंक्रीज नहीं होगा। फ्रिक्वेंट टिलेज से क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होगा। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 1, 3, 4। प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ना है बट केयरफुली पढ़ना है। ओके, 1, 3, 4, 1, 3, 4। Consider the following statements.
S waves produced by an earthquake can travel only through solid materials. S वेव प्रोड्यूस हुआ अर्थक्वेक से, तो एस वेव क्या केवल सॉलिड मटेरियल में ही ट्रेवल करती है? शैडो जोन ऑफ एन अर्थक्वेक रिफर्स टू द जोन वेयर द टेंडेंसी ऑफ एक्सपीरियंसिंग एन अर्थक्वेक इज द मैक्सिमम। तो आपको बताना है करेक्ट क्या है। ये अर्थ है जहाँ यहाँ पे जैसे अर्थक्वेक आया तो इस टाइप से प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स हमें दिखती है। तो जो एस वेव्स है वो प्रोड्यूस होती है और वो केवल सॉलिड से ही ट्रेवल करेगी। एस वेव केवल सॉलिड से ट्रेवल करेगी। तो जहाँ सॉलिड, बिकॉज अर्थ में कुछ लेयर लिक्विड भी है, सेमी मोल्टन है, तो फिर शैडो जोन बन जाएंगे। शैडो जोन में एस वेव नहीं आएगी तो वहाँ पे अर्थक्वेक मैक्सिमम नहीं, वहाँ पे चांसेस अर्थक्वेक के मिनिमम होंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए ओनली। एस वेव केवल सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करती है। शैडो जोन वो जोन होता है जहाँ पे एस वेव नहीं आ रही है। लुक इट हियर, ये एस वेव का शैडो जोन है। जैसे अर्थक्वेक यहाँ पे आया तो ये जो वेव है ना 103 डिग्री एंगल तक, यहाँ तक ये एस वेव आएगी। इसके बाद इस जोन में एस वेव नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज एस वेव ऐसे आ रही थी और यहाँ पे उसे मोल्टन पार्ट मिल गया, तो मोल्टन पार्ट को एस वेव ट्रेवल ही नहीं कर पाई, तो आगे का रास्ता बंद। तो यहाँ पर एस वेव का शेडो हो जाता है। शेडो, यहाँ एस वेव आ ही नहीं रही और यहाँ पे एस वेव है, तो 103 दिस इज एस वेव शेडो जोन। तो एस वेव शेडो जोन में अर्थक्वेक मिनिमम होगा बजाय मैक्सिमम, और एस वेव जो होती है वो केवल सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल करती है। सो द राइट आंसर इज ए। सो दिस कंप्लीट्स ज्योग्राफी। नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट टू द आर्ट फॉर्म मुडियेट्टू? व्हाट इज दिस मुडियेट्टू? मुडियेट्टू क्या है? It is a bamboo carving made up by the use of natural colors, giving it a rich and somber feel. तो मतलब बैम्बू से बना कोई एक आर्टिफैक्ट है, बैम्बू कार्विंग बना दिया, रिच कलर वगैरह आ रहा है। मुडी येट्टू। दीज आर रॉक कार्विंग इंस्क्राइब्ड ऑन द टेम्पल ऑफ चोला किंगडम। चोला किंगडम ने रॉक्स काफ़ी स्कल्पचर्स बनाए और वहाँ पे मुडियेट्टू है। ये एक रॉड पपेट्री है जो आंध्रा में होता है। यह एक रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा केरला। ये जो शब्द है ना ये केरला का है। मुडियेट्टू इज बेसिकली अ थिएटर आर्ट फॉर्म, डांस ड्रामा ऑफ केरला। मुडियेट्टू आता है केरला में। ओके, सो द राइट आंसर इज डी। इट इज द रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। नेक्स्ट, 1857 की रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 रिवोल्ट और उसके कुछ लीडर्स भी। दिल्ली को नाना साहब ने लीड किया, लखनऊ को बेगम हजरत महल ने, बिहार को खान बहादुर ने और फैज़ाबाद को मौलवी अहमदुल्ला ने। तो आपको बताना है करेक्टली मैच्ड क्या है। तो सी, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो जो फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद इज मौलवी अहमदुल्ला, एब्सोल्युटली ट्रू। बट नाना साहिब दिल्ली में तो नहीं थे, दिल्ली में तो बख्त खां, तो वन इज रॉन्ग। देन लखनऊ में बेगम हजरत महल, एब्सोल्युटली ट्रू। बिहार में भी खान बहादुर नहीं थे, कुंवर सिंह थे, सो ये भी गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज सी। लखनऊ में बेगम हजरत महल और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये बस करेक्ट है। ओके, दिल्ली में थे बख्त खान और बिहार में कुंवर सिंह। 1857 रिवोल्ट और उसके लीडर्स। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल हमने देखे हैं बिकॉज अभी चल रहा है 2021, तो करीब जो 100 साल के पहले वाली इवेंट्स हैं, 100, 115, 120 टाइप्स, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो 105 मतलब जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसके बाद से कुछ 1920, 21, 22 तक की इवेंट्स इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट। कोर ऑफ वॉलेंटियर्स और समितिज। कोर ऑफ वॉलेंटियर्स और समिति क्या इसमें था? एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन हुआ पीजेंट्री, किसानों का। इमेजिनेटिव यूज था ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स और मेलाज का। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ? शब्द में ही लिखा है स्वदेशी। अपने अपने जो इंडियनाइजेशन है उसको करें हम इस पूरे मूवमेंट में, स्वदेशी, और बॉयकॉट करें फॉरेन को। तो ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल जैसे गणेश उत्सव वगैरह हुआ, वो इस दौर पे काफ़ी पॉपुलर हुए, पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलास। तो दिस इज ट्रू। समिति बनाई गई इन्होंने, समिति के थ्रू ये इंडियन एथोस को प्रमोट करते थे और ब्रिटिशर्स कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें, ये सब चीज़ों का डिस्कशन एंड दिस मैसेज ग्राउंड तैयार हो रहा था। तो दिस इज स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पीजेंट्री लिखा है और एक शब्द लिखा है एक्सटेंसिव।
जब भी इस टाइप के ऐसे एडजेक्टिव्स लग जाते हैं ना तो वो सेंटेंस का नेचर चेंज कर देते हैं। अब जैसे एक्सटेंसिव लिखा है तो नो, एक्सटेंसिव नहीं था यहाँ पे, एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्री नहीं था, तो ये गलत, ये ट्रू, ये ट्रू। सो द राइट इज 1 एंड 3। 24th, अब इसी टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन ब्रॉट इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, जिसमें रिमूव्ड सोशल साइंसेज फ्रॉम द करिकुलम ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू कर्ब नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म को कर्ब करना है ये तो सही है, बट सोशल साइंस हटाने की बात थी क्या? डिड अवे विद द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी। टेरिटोरियल मतलब एरिया वाइज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी हट गया। Brought all the universities in India under the control of the government, nationalized all higher education institutions in India। तो कर्जन का ये थॉट प्रोसेस था कि जो नेशनलिस्ट बन रहे हैं वो यूनिवर्सिटी उन्हें प्रिपेयर कर रही है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना सबके सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ले लो, ताकि वो उसको ज़्यादा मॉनिटर एंड रेगुलेट कर पाएंगे। तो यूनिवर्सिटी एक्ट लाने का एक पर्पस था, ब्रॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सी इज द राइट आंसर। ओके। 15th, ये एक शब्द है तोरण। तोरण क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स तोरण? तोरण ये कलेक्शन ऑफ चिनार पित्रादुरा सीन इन डेकोरेटिव वर्क इन इस्लामी आर्किटेक्चर में होता है, जो मुगल आर्किटेक्चर लाइक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में तोरण। कैलीग्राफी होती है। कैलीग्राफी क्या होती है? सुंदर शब्दों में ऐसे लिखावट। कैलीग्राफी इंस्क्राइब्ड ऑन इंटीरियर वॉल्स ऑफ रॉयल दरबार। गेटवे टू बुद्धिस्ट स्तूपा, स्टाइल ऑफ डोम बेस्ड आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस्ड बाय टर्क। टर्क ने ऐसे डोम बेस्ड आर्किटेक्चर बनाया, तो वो तोरण है। तोरण गेटवेज होते हैं और ये गेटवेज हैं बुद्धिस्ट स्तूपा के, तो गेटवेज टू बुद्धिस्ट स्तूपा तोरण। दिस इज गेटवेज टू बुद्धिस्ट स्तूपा। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये जो है ये तोरण है, सांची स्तूपा में दिस इज तोरण। ओके, नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 16th। All right. If the US central government raises their interest rate, then it may lead to which of the following in the Indian economy? US ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जैसे आज ही पेपर में हमने पढ़ा फेडरल बैंक जो कर रहा है फिस्कल टेपरिज्म। तो यूएस सेंट्रल बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा इंडियन इकोनॉमी में? रुपी डेप्रिशिएट होगा, रुपी एप्रिशिएट होगा, इन्वेस्टर इंडिया में आएंगे, इंक्रीज इन मनी सप्लाई होगा। अब जहां ऐसे दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स आ जाते हैं ना, एक में लिखा है डेप्रिशिएट, दूसरे में लिखा है एप्रिशिएट, तो दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो डेप्रिशिएट होगा या एप्रिशिएट होगा, बिकॉज दीज टू आर कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट। तो ये सही है, अगर ये सही नहीं है तो ये सही है, तो आंसर तो ए और बी में से ही होगा। रुपी डेप्रिशिएट होगा या रुपी एप्रिशिएट होगा? अगर फिस्कल टेपरिज्म कर रहा है यूएस सेंट्रल बैंक ने, रेट बढ़ा दिया, तो अभी क्या सारा पैसा इंडियन मार्केट में लगा हुआ है स्टॉक मार्केट्स वगैरह में? जैसे यूएस गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए तो वहाँ ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा, तो वो यहाँ से पैसे निकाल के, इंडिया से पैसे निकाल के हॉट मनी फ्लाई होगा और यूएस चला जाएगा, बिकॉज वहाँ ज़्यादा अच्छी इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ से जो पैसा लगा हुआ है डॉलर आउट होगा, डॉलर आउट होगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, रुपी उसके कंपैरेटिवली डेप्रिशिएट हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ए, रुपी डेप्रिशिएट होगा जब आउटफ्लो हो रहा है। अगर डॉलर इंडिया में आता है ना, खूब सारा एफडीआई ये सब आ रहा है, तो रुपी स्ट्रांग होगा, बट यहां जा रहा है तो रुपी डेप्रिशिएट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मसाला बॉन्ड्स, ये भी बड़े न्यूज में है। मसाला बॉन्ड्स कैपिटल इज रेज्ड इन फॉरेन करेंसी, कैपिटल फॉरेन करेंसी में रेज होती है। थ्रू मसाला बॉन्ड्स कैपिटल इज रेज्ड इन डोमेस्टिक करेंसी। अगेन आई टोल्ड यू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। By issuance of masala bonds, the exchange rate is transferred to the investor। तो जो exchange rate का रिस्क है, रुपी एप्रिशिएट डेप्रिशिएट का रिस्क है, जिसने इन्वेस्ट किया है मसाला बॉन्ड में, रिस्क भी उसी का। इज इट ट्रू? तो जो ये चीज़ है ना, ये ट्रू चीज़ है। एक्सचेंज रेट होता है ना, वो ट्रांसफर टू इन्वेस्टर में हो जाता है। जैसे आज मैंने बोला कि मेरे को $1 में 70 रुपये में $1 दे दो, कल $1 70 रुपये, तो मैंने इसको क्या किया, कैपिटल रेज फॉरेन करेंसी में किया। $1 लिया और आज की डेट में 73 है, तो उस पर डील हो गया। कल को ये अगर 83 हो जाएगा तो इट इज़ नॉट माई हेडेक, जिसने इन्वेस्ट किया है ना उसका हेडेक है। उसको उसको जो पुराना करेंसी है उसी के हिसाब से पैसे देंगे। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाती है इन्वेस्टर में, जिसने वो बॉन्ड खरीदा है, और इसलिए हम इसको
प्रेफर करते हैं जब मनी में सर्कुलेशन फ्लक्चुएशन बहुत आ रहा है, जैसे रुपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम मसाला बॉन्ड्स टाइप चीज़ों को प्रेफर करते हैं। इससे हम एक्सचेंज रिस्क से सेफ गार्ड कर लेते हैं। तो ये ट्रू है, एक्सचेंज रिस्क इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर, ट्रू। और ये डोमेस्टिक करेंसी में रेज नहीं हुआ है, लिया तो हमने उससे डॉलर में ही है, बट डॉलर को वापस जो करना है वो हमने एक्सचेंज से उसको शील्ड कर लिया, तो दैट इज दिस रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड। कैपिटल रेज्ड इन फॉरेन करेंसी ही होता है, बट एक्सचेंज रिस्क यहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। When the general price level rises in country because of the rise in prices of imported commodity, inflation it's termed as imported। तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है बिकॉज इंपोर्टेड कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन जो होगा वो इंपोर्टेड हो जाएगा। जैसे हम फ्यूल बुला रहे हैं, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया तो ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गई। वीकनिंग ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इन द करेंसी। पहले हमें क्रूड ऑयल डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, अगर करेंसी हमारी वीक हो गई तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे फॉर सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। तो क्या ये भी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है? यस, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयात किया है ये हमने इन्फ्लेशन। क्यों? बाहर के फैक्टर, कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई या फिर हमारे रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो हमारी खरीदने की ताकत कम हो गई। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। So the right answer is both 1 and 2. 19th. Who has the authority to issue currency notes in India? Currency notes India में कौन issue करता है? Currency notes. Central government, Ministry of Finance, RBI governor. So you have to tell इसमें correct option क्या है? Tell. So ये जो है ना करेंसी नोट यहाँ पे पूछा गया है अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई गवर्नर के हम साइन देखते हैं, बट अगर आपको अथॉरिटी पूछा जाए तो अथॉरिटी ऑफ दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, आरबीआई। सो सी इज द राइट आंसर। 28th. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेज एंड मीन्स एडवांस। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, कोविड लॉकडाउन और पैसे की शॉर्टेज। तो दिस इज वेज एंड मीन्स एडवांस। क्या होता है एडवांस? इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेज एंड मीन्स एडवांस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है क्या? गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन वेज एंड मीन्स एडवांस, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट इज़ टू मीट मिसमैचेस ऑफ पेमेंट्स इन द टेम्पररी रिसीट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? जब जैसे राज्यों को पैसे खर्च करने हैं तो कुछ मिसमैच हो रहा है तो वो आरबीआई से वो मिसमैच का पैसा ले लेते हैं, इसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। सेंटर भी ले सकता है, स्टेट भी ले सकता है। अब पैसा लिया है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, तो सेकंड तो ट्रू होगा ही होगा। इट इज़ टू मीट मिसमैचेस ऑफ पेमेंट द टेम्पररी रिसीट, तो ये भी ट्रू है। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है, ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, अब आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में एमजी नरेगा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्ट करता है एज अ सेफ्टी नेट लाइक क्राइसिस के टाइम पे। एमजी नरेगा, इट इज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम अप्लीकेबल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। मतलब गारंटी है कि आपको लाइक 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट तो हम देंगे ही देंगे। गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट है, पेड। इट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। क्या यहाँ पे रिजर्वेशन होता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जैसे ग्राम पंचायती वगैरह में 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ग्राम सभा हैज़ द पावर फॉर इशूइंग जॉब कार्ड्स। तो यहाँ जॉब कार्ड्स का इशू होता है, और क्या वो ग्राम सभा के द्वारा दिया जाता है? सी, जो जॉब कार्ड्स है ना, ये डेफिनेटली ग्राम सभा के द्वारा दिए जाते हैं। जॉब कार्ड्स इशूड बाय ग्राम सभा। यहाँ प्रोविजन भी है 1/3 रिजर्वेशन का विमेन को, एब्सोल्युटली ट्रू। ये जो है ना रूरल के लिए होता है, अर्बन के लिए नहीं होता। तो दैट इज वाई पिछले कुछ टाइम से डिमांड आ रही है कि ऐसा एक एम्प्लॉयमेंट का अर्बन के लिए भी होना चाहिए। एमजी नरेगा इज फॉर रूरल ओनली। सो द राइट आंसर इज 2 and 3। 2 and 3, दिस इज नॉट अर्बन, दिस इज रूरल ओनली। एक और ये स्कीम है उज्ज्वला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ उज्ज्वला, अ स्कीम फॉर गवर्नमेंट, अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट? इलेक्ट्रिसिटी देना है हर हाउस होल्ड को बाय 2022। एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन देना है विमेन फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर को इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी
कंस्ट्रक्शन करना है स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री, दिस इज बोगस। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसा एंटरप्रेन्योर के लिए उज्ज्वला नहीं है। ये जो है ना हर घर पे बिजली देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बट इसका नाम है सौभाग्य स्कीम, ना कि उज्ज्वला। उज्ज्वला इज फॉर एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन। अब इस न्यूज़ में भी बात आ रही है कि जो रिफिलिंग होती है गैस सिलेंडर की, वो बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो रहा है, बट दिस इज फॉर एलपीजी कनेक्शन टू विमेन फ्रॉम बीपीएल। अभी हाल ही में ये एक्सरसाइज हुई जायद तलवार, एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। जायद तलवार किसकी है? जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज है विद यूएई, सो द राइट आंसर इज बी, यूएई। ओके, नेक्स्ट ये बात है अनक्लॉज। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इन न्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, जैसे सी का फ्री नेविगेशन देना है, टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एटसेट्रा। अनक्लॉज 1982। तो ये एक फ्रेमवर्क है फॉर स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस। इज दिस अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क? ऑब्वियसली यस, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? जैसे अभी हमारे लक्षद्वीप के पास से एक शिप गुजरा यूएसए का, तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया। स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस, समुद्री स्पेसेस, ट्रू। द यूएसए हैज नॉट रेटिफाई द अनक्लॉज। अब यूएसए इतना बड़ा कंट्री है, उसने अनक्लॉज रेटिफाई नहीं किया। यूएसए हमेशा अनक्लॉज की बातें करता रहता है, अनक्लॉज को प्रमोट करता है, बट उसने रेटिफाई नहीं किया। तो यूएस एक हैबिचुअल ऑफेंडर है इस मामले में। लीग ऑफ नेशन भी एक बना था, वुड्सरो विल्सन लेके आए थे, बट यूएसए ने लीग ऑफ नेशन साइन ही नहीं किया। तो सिमिलरली जो अनक्लॉज है ना, वो यूएसए ने रेटिफाई ही नहीं किया है, बट यूएसए आस्क फॉर दिस मैरीटाइम ज्यूरिसडिक्शन। सो द राइट आंसर हियर इज सी। सी, दोनों के दोनों करेक्ट है। यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया है अनक्लॉज, और अनक्लॉज मैरीटाइम स्पेसेस का एक फ्रेमवर्क है। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 एंड 2। इंडिया ने रेटिफाई किया है अनक्लॉज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, गो सोलर। The membership of ISA is limited to countries partially or entirely located within the tropics. Obviously, जिस अर्थ है, ट्रॉपिक्स मतलब कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच के जो कंट्रीज हैं, सनशाइन ज़्यादा होगा, सन का एपरेंट मूवमेंट ऐसा होता है, तो एक्सक्लूसिवली यहीं के कंट्रीज को सोलर अलायंस में रखा जाएगा। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया का इनिशिएटिव है ये, ओके, पेरिस अग्रीमेंट। तो ये शुरू में ट्रू था, बट अब यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओपन है। सो द राइट आंसर इज बी, 2 ओनली। ये गलत हो गया, सबके लिए ओपन है, ऑल 195, और ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो द आंसर इज बी, 2 ओनली। सो दिस कंप्लीट्स 25 MCQs in 25-30 minutes. All right, स्कोर कैसा हुआ टेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।